हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतःप्रदेवी जालिका के कार्य, जो कि हमारी कक्षा 11 का एक टॉपिक है। इससे पिछले अंतःप्रदेवी जालिका के 2 वीडियो में हमने पढ़े हैं इसकी परिचय के बारे में, इसके जो प्रकार है उसके बारे में और उसकी संरचना के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि अंतःप्रदेवी जालिका क्या होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमारी ये कोशिका है, उस कोशिका में केंद्रक है, केंद्रक 2 झिल्ली से घिरा हुआ है। केंद्र की झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक जो जाल पाया जा रहा है, उस जाल को हम कह रहे हैं अंतःप्रदेवी जालिका। पोर्टर ने इसकी खोज की थी। ये प्रोकैरियोट हमारी जो परिपक्व आरबीसी है, जो परिपक्व अंड कोशिका है, और भ्रूणीय कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये 2 प्रकार का हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने SER और एक RER। RER को हमने कहा था खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और SER को कहा था हमने चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। ये खुरदरी रफ इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। चिकनी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में RER होती है, जो कि 2 तिहाई होती है, और 1 तिहाई हमारी चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका होती है। क्योंकि RER पर राइबोसोम होते हैं तो ये निश्चित बात है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगी। SER पर राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करेगी। तो जो अन्य कोश के उत्पाद है, जैसे वसा है या कोई कोलेस्ट्रॉल है या स्टेरॉइड पदार्थ है, तो उनका ये संश्लेषण करने के लिए स्थान प्रदान करेगी। तो ये हमने इसके प्रकार पढ़े थे। फिर हमने इसके संरचना पढ़ी। तो संरचना में हमने देखा था कि इसमें अशाकित और नलिकाकार संरचनाएं देखी थी, लंबी चपटी ऐसा की संरचना, जिसको हमने सिस्टर्नी कहा था। इन सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी। इसके बाद हमने नलिकाएं पढ़ी थी। नलिकाएं होती है तो छोटी होती है, नलिकाकार संरचनाएं होती है, लेकिन ये शाकित संरचनाएं होती है। इस तरह तो हमने ये पढ़ा था कि ये शाकित संरचनाएं नलिकाएं होती है, इन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये निश्चित है कि राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं करेगी। ये वसा और जो वसा के अन्य उत्पाद है, ये कार्बोहाइड्रेट के जो उत्पाद है, उनके संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाएगी। तो ये उन कोशिकाओं में पाई जाएगी जहाँ पर वसा और वसा से संबंधित पदार्थों का संश्लेषण होगा। और तीसरी हमने पढ़ी थी पुट्टिकाएँ, जो गोल गोल थी। इस तरह की गोल गोल संरचनाएँ जिन पर राइबोसोम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये साइटोप्लाज्म में बिखरी अवस्था में पाई जाती है। तो ये हमने संरचना पढ़ी थी। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे, और ये अंतःप्रदेवी जालिका का अपना अंतिम वीडियो होगा। तो इसमें पहला कार्य देखेंगे। तो देखिए, ये केंद्र झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक एक जाल बना रही है। तो एक तरह से ये अंतः कंकाल बनाती है कोशिका को, और एक निश्चित आकार भी देती है, और उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। तो इसका पहला कार्य हो गया सेल का अंतः कंकाल। चूँकि जाल सा बन रहा है तो ये अंतः कंकाल की तरह काम करता है। तो सेल का अंतः कंकाल बनाकर सेल को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया, पहला कार्य। दूसरा देख लेते हैं। क्योंकि ये एक कंकाल है और बीच में गैप भी होता है, यानी इंटर सिस्टर्नी स्पेस भी होता है, तो एक मार्ग भी ये बनाती है। तो विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनके लिए मार्ग प्रदान करती है, और उन पदार्थों के लिए एक क्षेत्रफल भी प्रदान करती है, सतही क्षेत्रफल भी प्रदान करती है, जिससे पदार्थों का आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विनिमय हो जाता है। तो हम दूसरा कार्य कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि पदार्थों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करना, सतही क्षेत्रफल प्रदान करना,
ये इसका कार्य है। अगला कार्य हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ का प्रोटीन या वसा से संबंधित या कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कोई पदार्थों का यहाँ संश्लेषण होता है, क्योंकि एक जगह मिल जाती है उनको, एक स्थान मिलता है जहाँ पर ऐसे पदार्थों का संश्लेषण हो जाता है। तो उन पदार्थों को कोशिका के, जैसे इस कोशिका के विभिन्न चारों ओर जो स्थान होते हैं उनमें उन पदार्थों को कोशिका के विभिन्न भागों तक या इसके पास की जो कोशिका होती है उस पास की कोशिका में भी इसको स्थानांतरण करने में ये अंतःपर्दवीय जालिका अपनी भूमिका निभाती है। तो कोशिका के पदार्थों कोशिका के अंदर और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी इन पदार्थों के स्थानांतरण में ये भूमिका निभाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अंतःकोशिकीय, इंट्रासेल्युलर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह अंतरकोशिकीय पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो एक तो इंट्रासेल्युलर हो गया। इंट्रासेल्युलर का मतलब होता है कोशिका के, एक कोशिका होती है उसके अंदर ही अंदर और दो कोशिकाओं के बीच में भी ये करती है, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेल्युलर। तो कोशिका के अंदर हर जगह पर और दूसरी कोशिका में भी इन पदार्थों का स्थानांतरण करने में अंतःपर्दवीय जालिका अपनी भूमिका निभाती है। दूसरी बात देखो, यह सेल में बहुत सारे, हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे खनिज आयन होते हैं या कार्बनिक या बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है। तो उन आयनों या अणुओं के गमन के लिए एक परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। मतलब जितने आयन होते हैं या अणुओं का निर्माण होता है, तो उन के लिए कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कोशिका से दूसरे स्थान पर उनको भेजने के लिए एक परिवहन तंत्र, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बनाती है। जैसे मान लीजिए एक केंद्रक से mRNA का संश्लेषण हुआ, तो देखो जैसे, या किसी केंद्रक से किसी अणु का संश्लेषण हुआ, तो केंद्रक झिल्ली से वो केंद्रक छिद्र के द्वारा बाहर आएगा। केंद्रक झिल्ली के केंद्रक जो छिद्र है उससे बाहर आएगा और बाहर आकर ER में जाएगा। ER में उसका जैसे उसका मॉडिफिकेशन होगा या संश्लेषण और भी उससे संबंधित पदार्थों का संश्लेषण होगा। ER है वो गोल्जी बॉडी की सहायता से उन पदार्थों को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगी और सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकाल लेगी और ये दूसरी सेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। तो एक सेल के से दूसरी सेल तक ये एक परिवहन तंत्र का निर्माण कर रहा है। तो ये यहाँ पर ER महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि गोल्जी बॉडी भी निभाता है, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि गोल्जी बॉडी का निर्माण भी ER ही करेगी, अंतःपर्दवीय जालिका ही करेगी। तो एक ये सिस्टम बना हुआ है कि इस तरह से एक परिवहन तंत्र विकसित हो जाता है और उससे के द्वारा पदार्थों का एक कंट्रोल प्रोसेस के द्वारा परिवहन किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट काम देखते हैं, RER, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हिंदी में तो कहते हैं इसको खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका। खुरदरी इसलिए क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, इस कारण RER है वो अपने राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मतलब जो चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका रहेगी वो सबसे ज़्यादा उन कोशिकाओं में पाई जाएगी जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, चाहे वो हमारा लीवर होता है या कोई मसल्स होती है, तो वहाँ पर ये अधिक संख्या में पाई जाएगी। और RER में भी कौन सी, जो सिस्टर नहीं होगी वो इसके अंदर ज़्यादा पाई
जाएगी, क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम राइबोफोरिन प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो आरईआर प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यह इसलिए करेगी यह क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरी हो गई एसईआर, जिसको हम कह रहे हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका चिकनी कह रहे हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं है, इसलिए खुरदरी नहीं लगेगी, चिकनी प्रतीत होगी। तो इस पर राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम तो करेगी नहीं। तो जो अन्य मान लीजिए अन्य जो पदार्थ जैसे वसा है, कोई भी वसीय पदार्थ है, जैसे इसका एक वसीय व्युत्पन्न है कोलेस्ट्रॉल है, या एक वसीय व्युत्पन्न है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स या स्टेरॉइड पदार्थों का। इसका जैसे कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, तो इनका संश्लेषण होता रहता है। तो इनके के संश्लेषण के लिए ये स्थान प्रदान करती है। तो क्योंकि हमारे कोशिका द्रव्य में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हैं तत्व होते हैं, तो इनके रासायनिक विक्रिया से इनका वसा का, कोलेस्ट्रॉल का, स्टेरॉइड का, ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता रहता है। अब इनके संश्लेषण के लिए एक जगह चाहिए, एक स्थान चाहिए, तो वो स्थान कौन प्रदान करता है? एसईआर प्रदान करती है, जिसको हम कह रहे हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। नेक्स्ट अपन कार्य इसका एक ऊपर सकते हैं कि कोशिका में हम जानते हैं कि बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है, और जैविक क्रियाएं होती है इसलिए कोशिका जीवित होती है। तो कोशिका में जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं के लिए यह स्थान प्रदान करती है। चाहे वो प्रोटीन संश्लेषण करना हो, चाहे वो वसा का संश्लेषण करना हो, चाहे वो किसी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना हो, या किसी एंजाइम का संश्लेषण करना हो, तो उनके लिए यह स्थान प्रदान करेगी, एक जगह प्रदान करेगी, जिससे वो जैविक क्रिया है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका कार्य कि हमारी जो ईआर होती है अंतःप्रदेवी जालिका, कोशिका को अगर उसमें कोई विषैला पदार्थ प्रवेश कर जाता है, विषैले पदार्थों के विषैले प्रभाव से बचाती है। मतलब अगर कोई कोशिका में कोई जहरीला पदार्थ प्रवेश कर गया, तो उस जहरीले पदार्थ के जहरीलेपन को अर्थात उसके विषैले प्रभाव को ये नष्ट करती है, या उसके जहरीले प्रभाव को कम करती है, ताकि शरीर की कोशिकाओं को, ऊतकों को नुकसान नहीं पहुँचे। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये इसको हम कहेंगे निरामिषकरण। मतलब कोई जहरीला पदार्थ आ गया तो उसको जहरीले प्रभाव को कम कर देती है, उससे कोशिकाओं को बचाती है। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये मुख्य रूप से करेगी एसईआर, याद रखिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात विषैले पदार्थ से बचाने का काम मुख्य रूप से कौन सी करेगी? एसईआर करेगी। 9 नंबर देख लेते हैं अगला। हमने पादप कोशिका पढ़ी थी कि ये पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका में जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन हम पादप कोशिका में हमने पढ़ा था कि पट्टिका विदिश होता है। तो यहाँ पर ये अंतःप्रदेवी जालिका, गोल्जी बॉडी, ये इसके बीच में आकर जमने लगते हैं, एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल डिवीजन अर्थात पादप कोशिका विभाजन के समय फ्रेगमोप्लास्ट बनाकर कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण
करती है। मतलब ये जो ER है ये प्रेग्मोप्लास्ट का निर्माण करके फिर प्रेग्मोप्लास्ट पर पेक्टेट और विभिन्न कोशिकीय पदार्थ जमने से पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो हमने कोशिका भित्ति का पूरा अध्ययन कर लिया है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति का निर्माण और इसकी संरचना क्या होती है। तो हमने एक सेल वॉल ऐसे टॉपिक में हमारे पूरे उसमें वीडियो है। तो ये कोशिका भित्ति के निर्माण में भी ये सहायक है। नेक्स्ट अपन ये पढ़ सकते हैं इसमें कि अगला ये ले सकते हैं इसमें कि यह गोल्जी बॉडी, तो हमने भी कहा था कि ये गोल्जी बॉडी का भी निर्माण करती है। निर्माण करना ये भी इसका काम है। अंतःप्रदेवी जालिका गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी इकाई का भी निर्माण करती है। और वो भी कौन सी? मुख्यतः SER के द्वारा ये गोल्जी बॉडी का निर्माण करती है। SCR चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। हमने कोशिका भित्ति पढ़ी, तो उसमें कोशिका भित्ति में प्लाज्मोडेस्माटा पढ़े थे कि जीवद्रव्य तंतु पाए जाते हैं जिसमें एक कोशिका का दूसरे कोशिका में कोशिका पदार्थों का आगमन होता रहता है। तो जो कोशिका भित्ति में पादपों में प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करना ये भी अंतःप्रदेवी जालिका है। तो कोशिका भित्ति में जो छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जा रही है प्लाज्मोडेस्माटा, उसका निर्माण भी अंतःप्रदेवी जालिका करती है। उसमें क्या होता है कि डेस्मो ट्यूबल्स होते हैं, तो ये डेस्मो ट्यूबल्स, तो उस डेस्मो ट्यूबल्स का निर्माण ER करती है। तो ER का ही भाग है, ER के भाग हैं। तो उस डेस्मो ट्यूबल्स में जैसे दो पादप कोशिकाएं हैं, तो उनके बीच में ये अंतःप्रदेवी जालिका की डेस्मो ट्यूबल्स है वो प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण करने का काम भी अंतःप्रदेवी जालिका करती है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं ये पूरे अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप इसका अध्ययन करने के लिए पिछले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 12 नेक्स्ट अपन कार्य देख सकते हैं इसका कि अंतःप्रदेवी जो जालिका है जिसमें जैसे एक SER है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, वो पेशी संकुचन होती है। तो और हम जानते हैं कि पेशी संकुचन के लिए कैल्शियम आयन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो SER के पेशी संकुचन के समय कैल्शियम आयन का संवहन करती है। तो क्या होता है कि जब पेशी कोशिका को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो SER फटाफट उस पेशी कोशिका को कैल्शियम आयन उपलब्ध करवा देती है। तो पेशी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंतःप्रदेवी जालिका है जिसमें मुख्यतः SER पेशी संकुचन में भी मदद करती है, कि उसमें कैल्शियम आयन ये फटाफट से उसको उपलब्ध करवाने का काम करती है। और लास्ट का इम्पोर्टेंट काम देख लेते हैं हम कि ER द्वारा हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण तो हालांकि गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। लाइसोसोम के जो एंजाइम होते हैं उनका निर्माण। लाइसोसोम का जो निर्माण जो एंजाइम होते हैं उसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का निर्माण है वो इसके द्वारा मुख्य रूप से RER के द्वारा किया जाएगा। RER के द्वारा किया जाता है। तो लाइसोसोम का निर्माण वैसे तो गोल्जी बॉडी करती है, तो हम एक इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि ER है वो गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी बनाता है लाइसोसोम। तो इसमें ये जैसे खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, तो खुरदरी में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन और प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। तो ये निश्चित है कि RER है वो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनका निर्माण करेंगे। एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के।
तो जो अंतःप्रदेश जालिका है वो गोल्जी बॉडी बनाती है और गोल्जी बॉडी फिर लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं उसका निर्माण है वो ER करती है, और उसमें भी कौन सी, RER, जो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका होती है वो इसका निर्माण करेगी। तो ये वीडियो में हमने आज अंतःप्रदेश जालिका के कार्यों का अध्ययन किया है। एक वर्ड कई बार आता है कि माइक्रोसोम, माइक्रोसोम, माइक्रोसोम। तो माइक्रो का मतलब छोटे, सोमा का मतलब बॉडी या टुकड़े। तो कभी कभार ये होता है कि RER के टुकड़े पाए जाते हैं। तो RER के जो छोटे टुकड़े होते हैं, RER के टुकड़ों को माइक्रोसोम कहते हैं। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं तो उनको माइक्रोसोम कह सकते हैं। जैसे हम एक न्यूरॉन पढ़ेंगे, बताता हूँ आपको। न्यूरॉन के अंदर कोशिका काय होता है इस तरह से। न्यूरॉन की आपने संरचना पड़ेगी तंत्रिका कोशिका की। तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका काय है, ये इसका एक्सोन है, इसके टर्मिनल बटन से होते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के कण दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं निश्चल के कण, निशल्स कण। ये जो न्यूरॉन में उपस्थित निशल्स कण, ये RER के अवशेष माने जाते हैं, RER के अवशेष। जो अंतःप्रदेश जालिका वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कुछ इसके अवशेष इसमें बच जाते हैं जो कि कणों के रूप में दिखाई देते हैं, वो होते हैं निशल के कण। तो ये एक प्रश्न आया आता है कि निशल के कण वास्तव में है क्या। तो ये निशल के कण है वो चिकनी अंतःप्रदेश जालिका के अवशेष होते हैं। आज अंतःप्रदेश जालिका हमने पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने 11 का टॉपिक, कक्षा 11 का टॉपिक गोल्जी काय। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। हर वीडियो पर अपने अपने कमेंट आप ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसका भी कारण बताएं, और अच्छा लग रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कमेंट में ज़रूर, हर वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और अगर किसी सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी मुझे लिखें, तो जो अपेक्षित सुधार होंगे उसको ज़रूर किया जाएगा। ये जितने भी वीडियो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है और आगे की तैयारी में भी आपके लिए काम में आने वाले हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ इसको चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।